आइए हम क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से रिवीजन के लिए हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको मैं क्विक रिवीजन स्कीम कहूँगा, QRS। तो हम पढ़ रहे चैप्टर मनी। मनी में मनी बना किस वर्ड से बेटा? ग्रीक वर्ड से। उसको बना है मोनेटा, ठीक है, ग्रीक वर्ड मोनेटा, उससे बना है मनी। इसको गॉडेस जूनो के नाम पे रखा गया है। इंडिया में अगर बात करें तो मनी हमारे यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मनी एक्चुअली है क्या? देखो, मनी कुछ भी नहीं है। मनी वो एक ट्रस्ट है, एक ऐसा बिल्ड ट्रस्ट है जिसके बेस पर हम किसी को अगर पैसा देते हैं तो वो उससे हम सामान ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे अभी आगे। पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो मनी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज है उसका वो प्रिमिटिव स्टेज है। प्रिमिटिव मतलब जब हम लोग खाना बदोश होते थे, ठीक है, मतलब एक ह्यूमन बींग्स हैं हम, आदि मानव थे। आदि मानव क्या करता है? हमारा बार्टर सिस्टम में काम करता है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? मेरे पास कोई सामान है और आपके पास कोई सामान है, हमने आपस में उस सामान को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। मतलब इस बंदे के पास 2 मुर्गी के अंडे हैं और इस बंदे के पास थोड़ा सा मांस है, तो ये एक्सचेंज कर लिया। एनिमल हस्बेंड्री वो स्टेज होता है जब इंसान जो था वो एक सिस्टम में, सिविलाइजेशन में या एग्रीकल्चर करना शुरू कर देता है, जानवरों को पालना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कभी NCERT की बुक्स में पढ़ा होगा कि जो जानवर होते थे वो आपस में अदला बदली किए जाते थे, कि किसी के पास 10 जानवर हैं, किसी के पास 12 जानवर हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। किसी के पास अनाज है, किसी के पास कोई सामान है, तो कुछ चीज़ों के बदले किसी चीज़ का आदान प्रदान। फिर इंडस्ट्रियल स्टेज आता है, ठीक है, लगभग 18th सेंचुरी के बाद या 16th सेंचुरी के, तो हम मान लेते एक तरीके से, जब मशीन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो वहाँ से इन्वॉल्वमेंट हो गया बेटा किस चीज़ का? मनी का, ठीक है। मनी मतलब एक नॉर्मल, कई तरीके की मनी होती है, हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट उसको हम मनी मान लेते हैं, ठीक है। दैट्स इवोल्यूशन ऑफ मनी। आपको एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बना हुआ है, एक बंदे के पास शीप है और एक बंदे के पास एप्पल है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको एप्पल दे देगा और ये इसको शीप दे देगा। दैट्स कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज में आप किसी को अपनी सर्विस भी दे सकते हो, ठीक है, साथ में आप गुड्स का भी एक्सचेंज कर सकते हो, कमोडिटी के बदले कमोडिटी के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग C2C इकॉनमी भी कहते हैं। अब कमोडिटी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कमोडिटी में नॉन लिविंग थिंग भी आ जाएगा और लिविंग थिंग दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे C2C इकॉनमी बोल रहे हैं इसको, और इसे बार्टर इकॉनमी भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, अब मान लेते हैं कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है इसके पास शीप है और इसके पास क्या कहते हैं, इसके पास एप्पल है, ठीक है, और इसके पास शीप है। अब इस बंदे को एप्पल चाहिए, मान लेते हैं इसको एप्पल चाहिए, और इस बंदे को शीप चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए ये बंदा तब तक ये शीप लेके घूमेगा जब तक इसको कोई नहीं मिल जाएगा जो कि इसको बदले में क्या दे दे? एप्पल दे दे। और ये बंदा तब तक किसी को एप्पल नहीं देगा जब तक कि इस बंदे को कोई और न मिल जाए जिसके पास शीप हो। तो इतना करने के लिए इनका टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनको ऐसा ट्रेड करना पड़ रहा है, ऐसा इतना समय लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ट्रेडिंग कॉस्ट कहेंगे। तो इंगेजिंग इन ट्रेड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप, कि एक साइज़ है, 2 साइज़ है, 3 साइज़ है, कितने में एक्सचेंज होगा, कितने, किसको कितना सामान चाहिए, इसको हम ट्रेडिंग कॉस्ट कहेंगे। अब इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स है। इट इज़ कॉल्ड अ सर्च कॉस्ट, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को भी वही चाहिए जो उसके पास है। जैसे इस बंदे को, ठीक है, ये जो बंदा है हमारे पास, ठीक है, ये जो बंदा है हमारे पास, इस बंदे को शीप चाहिए और इस बंदे को एप्पल चाहिए, तो भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा सर्च कॉस्ट। और अगर मेरे को ये दोनों नहीं मिले, ठीक है, ये दोनों नहीं मिले, तो इसे कहेंगे हम डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग कह देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि एक व्यक्ति और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है, एक पर्सन और इंक्लूडेड है जिसके पास शूज़ है, ठीक है। इस बंदे को एप्पल चाहिए, ठीक है। इस बंदे ने इसको एप्पल दे दिया, इस बंदे ने इससे शीप ले लिया, और इस बंदे को, ये वाला जो बंदा है इसका नाम A है, इसको शूज़ चाहिए, ठीक है। अभी ये व्यक्ति इसको शीप दे देगा, ये बंदा इसको एप्पल दे देगा। अब ये बंदा तब तक एप्पल लेके बैठा रहेगा जब तक इसको बदले में क्या ना मिल जाए? शूज़ ना मिल जाए। तो बेचारे के लिए उस समय तक के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, उसके लिए वो एप्पल क्या है? डिसयूटिलिटी है, उसमें कोई भी यूटिलिटी उसके लिए क्रिएटेड नहीं है। तो इसी को हम लोग कहेंगे डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग कह देंगे, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक। अब लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है, अगर मैं आपको ऐसे नॉर्मल से समझाऊँ तो इसको हम कहेंगे लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए, ये थोड़े से एप्पल के लिए
ये बंदा थोड़े से एप्पल के लिए, ठीक है, थोड़े से एप्पल के लिए ये इसको इतनी पूरी शीप दे देगा। अब ये कहेगा कि, या ये कहेगा कि नहीं यार मेरी शीप ना, इसका इतना पार्ट ही जो है वो काम का है तुम्हारे एप्पल के बदले, तो शीप को आधा आधा तो बांट नहीं सकते, इसको तो पूरी शीप ही देनी पड़ेगी और इस बंदे को पूरा एप्पल देना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें से प्रॉब्लम क्या आती है, किसी चीज़ को हम सही से डिवाइड नहीं कर सकते। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, मतलब कि अब ये जो आदमी था, ठीक है, ये जो आदमी था, ठीक, मान लेते हैं कि इसको एप्पल चाहिए था और इसको शीप चाहिए थी। तो भाई ऐसा होना तो भाई अरबों में या लाखों में एक बार का चांस है कि हो जाता है, बट ऐसा कभी होता नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, 98% केसेस में ऐसा नहीं होता। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। फिर आता है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग। अभी मान लीजिए इसी व्यक्ति को ले जाता, ठीक है, ये शीप ले जाता और उसको शीप की ज़रूरत ना होती, तो ये तब तक शीप को पालता, उसको खाना खिलाता, जब तक कि शीप के बदले इसे जो भी चाहिए वो ना मिल जाए। तो ये शीप इसके लिए एक बर्डन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग, स्टोर भी नहीं कर सकते। फिर लिखा है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब दोनों लोग एक दूसरे की वैल्यू को कैसे नापेंगे। सोचिए शीप की वैल्यू एक टोकरी एप्पल के बराबर हो गई। क्या आपको ये वैल्यूबल लगता है? क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों है ये बराबर है? नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये तो नॉर्मल से कोई भी छोटा बच्चा बता देगा। एंड लास्ट अगर बात करें तो लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखिए बार्टर सिस्टम में क्या है, आप फ्यूचर में कोई पेमेंट नहीं कर सकते। जो भी काम करना है आपको इमीडिएट करना है, तुरंत करना है, ऑन द स्पॉट करना है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए मनी के साथ यही बेनिफिट है कि आज आपके पास पैसा है नहीं है, आप कल सिक्का ला के दोगे तो बंदा ले लेगा, मनी में ले लेगा। मगर बार्टर सिस्टम में आपको तुरंत ही पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम का। तो जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, 3 मार्क्स में लिखेंगे, तो आपको 3 मार्क्स में मैक्सिमम 6 लाइन लिखनी है, ठीक है। विद एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। और आप कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स में आप बुलेट्स बना के लिखें, ठीक है। मैं सीबीएसई बोर्ड IISc बोर्ड दोनों के लिए बता रहा हूँ कि आप बुलेट्स बना के लिखें, पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स के साथ साथ आप उनका एक्सप्लेनेशन भी लिखें कम से कम 2 लाइन का, तभी तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।